नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। आज हमारे जीवन के हर पहलू पर फिजिक्स का प्रभाव है। आप मुझे देख और सुन रहे हैं इस कैमरे पर, वो भी फिजिक्स का एक अंग है। सड़कों का घुमावदार होना, चाहे ट्यूबलाइट्स का जलना, चाहे हर तरफ हम जो भी देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिजिक्स से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। पानी का गर्म ठंडा लगना, उपग्रहों को स्पेस में पहुंचाना, चाहे खाने का स्वाद लगना। जब इतनी सारी चीज़ें फिजिक्स से जुड़ी हैं, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कितना कठिन और कितना सरल है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पांडे क्लासेस के फिजिक्स के विशेषज्ञ डॉक्टर एस.सी. पांडे जी, जिनसे हम आज बात करेंगे कि छात्रों को फिजिक्स कितना कठिन या कितना सरल लगता है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि फिजिक्स की जो किताबी भाषा है वो व्यवहारिक उदाहरणों जैसी सरल है या नहीं? देखिए, जो फिजिक्स है ये हमारा नेचर का सब्जेक्ट है। पहली बात तो फिजिक्स का मतलब है जी। कि ये फिजिक्स नेचर से जुड़ा है और नेचर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब हम फिजिक्स से रिलेट करके ही देखते हैं। तो अगर जो नेचर से जुड़ा है और नेचर के हम भी पार्ट हैं, तो ये डेफिनेट है कि ये बहुत ही सिंपल है। फिजिक्स बहुत ही सिंपल है। अच्छा। अब ये फिजिक्स सिंपल तब होगा जब हमारा इसमें इंटरेस्ट होगा कि हम नेचर को जानें और उसके साथ हम खेलें। अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेगी। हाँ। और अगर हम उसके नज़दीक जाते जाएंगे तो मेरे जीवन का वो एक अंग है और वो बहुत आसान है। किताबी भाषा भी वही है। हम उसको किताबी भाषा को जो पढ़ते हैं जी। तो अगर हम केवल पढ़ के और उसको सोचें कि हमने पढ़ लिया तो फिजिक्स नहीं आएगी। हाँ। हम फिजिक्स को फील करें, ये अच्छा। फील करने का सब्जेक्ट है। हम उसको फील करें कि ये हो रहा है। तो और ये फील करवाने के लिए क्या आप अपनी तरफ से व्यवहारिक उदाहरण देते हाँ, हैं अब जो ये बच्चों को समझ आए? अब ये फील करवाने के लिए अगर हम पढ़ा रहे हैं हाँ। तो हम उसके फिजिक्स के हर कॉन्सेप्ट को अपने जीवन से जोड़ते हैं जी। कि जैसे मेरे जीवन में ये घटनाएं हैं, जैसे हम चलते हैं, हम कैसे चलते हैं। जी। आखिर मेरे अंदर कोई इंजन तो नहीं है, हाँ। हम चल कैसे लेते हैं? हाँ। कुछ तो करते होंगे कि हम चलने लगते हैं। हम जंप कैसे करते हैं? कुछ तो करते होंगे कि हम जंप करने लगते होंगे। पर सर, ऐसे तो फिर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी इक्वेशंस हैं, इन सारी चीज़ों के लिए सूत्रात्मक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें, जैसे किसी वस्तु के तैरने या डूबने का सिद्धांत, तो ये आप कैसे मतलब समझाते हैं बच्चों को? अब देखिए, वो क्या है ना कि जैसे पहले फिजिक्स में होता क्या है हाँ। कि हम कोई इवेंट को देख रहे हैं। हाँ। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको शेयर कर रहा था। हाँ। वो आगे वही हम ले ही जा रहा था। चलने वाला। हाँ। बड़ा सिंपल सी बात है कि हमारे सराउंड में क्या क्या हो रहा है और उसको हम देखकर समझ लेते हैं कि हम चलना चाह रहे हैं। अब हम चलना चाह रहे हैं तो हम दौड़ेंगे कैसे? जी। हम कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे चलेंगे? हम लॉन्ग जंप कैसे करेंगे? अब वो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको चीज़ों को एनालाइज करते हैं, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिर जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो मेरे को कुछ आइडिया लगता है कि ये चीज़ को बदल दिया जाए, एंगल को बदल दिया जाए। हाँ। दोनों पैर को एक साथ रख दिया जाए, एक को ज़्यादा एंगल पे कर दें, एक को कम एंगल पे कर दें, तो हम दौड़ने लगेंगे। हाँ। सेम एंगल पे होगा तो हम कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे। दोनों पैर को एक साथ रख देंगे तो हम जंप कर जाएंगे। अब मेरे को ये समझ आ गया कैसे? प्रैक्टिकल करने से। हाँ। फिर हमने कहा कि एंगल को बदल दें। अब एंगल को बदल दें तो एंगल बदलने से वो घटेगा कि बढ़ेगा। अब जब हम इसको समझते हैं तो वो हमारा क्या हुआ? कैलकुलेशन बेस हो गया। अब मैं उसमें सूत्रात्मक भाषा बोलूँगा। हाँ, ये फार्मूलाइजेशन हो गया। हाँ। अब वो इक्वेशन हो गया। तो एक सिस्टम है हमारा कि हम पहले उसे देखते हैं। हाँ। इसके बाद फिर जब हमने देखे तो उसे हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हमने जो ऑब्जर्व किया, जो मेरे एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया, उसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं सही है। हाँ। उसके लिए हमारे पास फिर क्या है? मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल मॉडल बनाना, कैलकुलेशन करना। तो उस पर फिर जब फिट हो गया तो हमारा फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे आपने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लिया, तो आर्किमिडीज ने क्या किया? उनको क्या पता था कि क्या होने वाला है? वो तो पानी में डूब गए। हाँ। और जब पानी में डूबे नहाने के लिए तो और सारा पानी आ गया बाहर और बोला गया था कि इस टब से पानी गिरना नहीं चाहिए।
अब उनको बड़ा टेंशन हुआ कि तो पानी तो बाहर आ गया। फिर उस टेंशन की वजह से उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर ये पानी बाहर आया क्यों। अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि जब मैंने डूबा तो जितना मेरा वॉल्यूम है उतना पानी बाहर आया, और जब वो उतना पानी बाहर आया तो जब पानी में मैं गया तो पानी रिएक्शन फोर्स लगाया होगा, हमारा वेट भी कम हुआ होगा, फिर वो फिर डूबे पानी में, और फिर उन्होंने देखा कि हमारा वेट कम हो रहा है। तो वेट कम हो रहा है तो आखिर मेरे वेट को कौन कम कर रहा है, तो वो पानी माने मीडियम ने फोर्स लगाया, और जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसे हम फोर्स कहते हैं, और जब मीडियम फोर्स लगाता तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। तो वो थ्रस्ट लगा और किधर लगा, ऊपर की ओर लगा, तो बोला अब थ्रस्ट हो गया, और अब थ्रस्ट फोर्स क्या किया, मेरे फोर्स को कम कर दिया, और जब कम कर दिया तो मेरा वेट में लॉस हो गया, और जो वेट में लॉस हो गया वो उतना ही वेट है जितना पानी बाहर चला गया। बड़ा सिंपल सब बात उन्होंने बताया कि भाई तेरा वेट लॉस हुआ तो वेट कहाँ गया, बोला वो पानी बन के बाहर चला गया। ये आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट हो गया। उन्होंने सोचा, अब उसको मैथमेटिकल लिखा कि वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी इतना है, इतना फोर्स कम हो गया, तो वो हमारा मैथमेटिकल रिलेशन हो गया। ये मैथ और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का एक मिक्स है, और जब दोनों होगा तभी हमें एक्चुअली में समझ में भी आएगा, और तभी हम इसके साथ खेल पाएंगे। और जब हम जिसके साथ खेलने लगते हैं तो फिर वो हमारा अपना हो गया, और जब हमारा अपना हो गया तो फिजिक्स में देखिए आप क्या चीज़ है। आज सबसे आसान अगर कहिए ना तो सबसे आसान दुनिया में फिजिक्स है। अच्छा, इससे आसान सब्जेक्ट सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है कि फिजिक्स जो है वो इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में साइंस वालों के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए जो फिजिक्स है, मैं समझ गया, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है जी, आप ये मत कहिए कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है, हम ये कहें कि फिजिक्स हमारे ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। मानवता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ सोच नहीं सकते। इसलिए फिजिक्स तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम एप्लीकेशन सीखते हैं, हम उसको यूज़ सीखते हैं, कोई उसको बनाता है। अब जो बनाने वाला है उसका सोचने का एंगल अलग होगा, हम यूज़ करने वाला है हमारा सोचने का एंगल अलग होगा। अब सवाल आता है बनाने वाले का, बनाने वाला इंजीनियर हो गया जी, साइंटिस्ट हो गया, फिजिकिस्ट हो गया। फिजिकिस्ट ने क्या किया, चीज़ों को समराइज किया जी। हम फिजिकिस्ट हैं, हमने चीज़ों को समझा कि ऐसे ऐसे करके हम जीवन में ये यूज़ कर सकते हैं। अब इंजीनियर और टेक्नोक्रेट क्या करेगा, उसको अप्लाई करेगा, उसके सोचने का तरीका अलग हो गया। अब वो एक मॉडल बनाएगा, एक हाइपोथेसिस बनाएगा, उसको रूल को सेट करेगा, फिक्स करेगा, फिर कोई चीज़ उसको समझ आएगा तो कोई डिवाइस बनाएगा। अब जब वो डिवाइस बन गई तो उसको यूज़ कौन करेगा, बैंक करेगा, एटीएम मशीन बन गई जी। अब उसको यूज़ कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, वो जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज़ कर लिया। अच्छा। एंडोस्कोपी मेथड है, हम ऑपरेशन में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे, उसके लिए ब्लड प्रेशर मशीन, हमारा एयर भी जाना चाहिए, ब्लड भी आना चाहिए, सारा चीज़ आना चाहिए। और डॉक्टर का काम अगर ये होगा कि वो चेक करे कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं, एयर का फ्लो ठीक है कि नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका काम कर रहा है कि नहीं, तो फिर ऑपरेशन वो नहीं कर पाएगा जी, सही बात। फिर वो पेशेंट को डेथ आ जाएगी। अब वो क्या करेगा, फिजिक्स पे डाल दिया कि भाई तेरे को केवल अपना काम करना है जी। बाकी हमारा मशीन काम करेगा, हमारा मशीन कंट्रोल करेगा, हमारा एक्सरे मशीन उस पर काम करेगी, हमारे जितने भी अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस हैं, अल्ट्रासाउंड है, वो काम करके तेरे को रिपोर्ट देगा। और उन मशीनों को समझने के लिए हमें फिजिक्स आना है, और वो चीज़ों को समझना है डॉक्टर को भी जी। उसको भी पता होना चाहिए कि कहीं वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो जो एक्सरे से उसका शैडो बनना था बोन का, तो वो एक्सरे शैडो नहीं बनाएगी बल्कि बोन को क्रॉस कर जाएगी, और जब बोन को क्रॉस कर जाएगी तो फिर वो डैमेज हो गया बोन। अब उसको आइडिया होना चाहिए कितने वोल्ट पे हमें चलाना है, किससे हमें एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ानी है कि उसकी शैडो बढ़ानी है जी। उसको हमें क्या करना है, वेवलेंथ घटानी है कि बढ़ानी है, ये डॉक्टर को बहुत आना चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं कि विदाउट फिजिक्स डॉक्टर हो ही नहीं सकता। उसको अगर फिजिक्स नहीं आएगा तो वो जो भी इलाज करेगा, जो भी ट्रीटमेंट करेगा, हमें नहीं लगता कि सही होगा। तो मेडिकल साइंस का कोई मतलब ही नहीं है, मेडिकल साइंस का कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स के बिना मेडिकल साइंस जीरो है। हम न टेस्ट कर पाएंगे, ना हम एनालिसिस कर पाएंगे, ना हम रिपोर्ट। आज डॉक्टर क्या करता, क्यों डॉक्टर का लाइफ आसान हो गया, क्योंकि हर चीज़ का हम मशीन इन्वेस्टिगेशन कर ले रहे हैं।
डॉक्टर का काम है कि अपने दिमाग से वो मेडिकल का कौन सा फार्मूला उसमें सेट होगा मेडिसिन कि जिससे ये चीज़ें ठीक हो जाएं, इतने डिसीज़ को ठीक करने का सॉल्ट क्या है जी। उसका काम उतने तक सीमित है। हाँ। बाकी सब फिजिक्स कैप्चर कर लिए सब हमारी फिजिक्स ने कैप्चर कर लिए। जी सर, आप 20 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि क्या कभी कोई सवाल आपके लिए भी कठिन हो जाता है या आप अपने आप को समय के साथ अपडेट करते रहते हैं? देखिए तो समय के साथ तो अपडेट करना जरूरी हाँ। है, क्योंकि लाइफ का मतलब ही है कि हम कंटिन्यूटी मेंटेन करें और सोचते रहें, कुछ नया क्रिएशन होता रहे और एवरीडे कुछ न कुछ सोचना चाहिए। तो एवरीडे हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो जब हम कोई चीज़, आज का दिन मेरा बीता तो शाम को मैं सोचता हूँ कि आज आखिर मेरे को क्या अचीवमेंट हुआ, हमें क्या मिला। तो हमें कुछ नहीं मिला तो मैं उदास हो जाऊँगा। हमें लगा कि नहीं, आज मैंने कोई क्वेश्चन बनाया है, आज मैंने कोई नई तरह के कॉन्सेप्ट को सेट किया है, आज मैंने कई टॉपिक को हटा के एक नया टॉपिक को लाया है, जिससे कि हम जब इसको बताएंगे तो बच्चे को इतनी बात समझ में आ जाएगी। जहाँ पे उसको 5 घंटे लगते थे, आज 30 मिनट में वो 5 घंटे की बात समझ लेगा। इस डायरेक्शन में मैं सोचता रहता हूँ और जिस दिन नहीं सोचता तो मेरे को थोड़ा दुख होता है। इसलिए मैं हमेशा एडवांस में ही रहता हूँ। बच्चा उतना एडवांस में जा ही नहीं सकता, उसका वो उतना वो सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे बहुत आगे सोचते रहते हैं। इस वजह से आज तक मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मेरी लाइफ में कभी डिफ़िकल्टी नहीं आई। अच्छा, किसी भी तरह की तो डिफ़िकल्टी सर नहीं। पांडे क्लासेस में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये बताइए कि क्या कोई बच्चा अगर अचानक से कोई साइंस या मतलब जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से हट के कोई बात कर दे, तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, या बच्चों को बोलना ही अलाउड नहीं होता? नहीं, बच्चों को तो हम पूरा अलाउ करते हैं। अच्छा। भाई तेरे मन में जो आ जाए पूछ ले। क्योंकि अगर उसकी क्यूरियोसिटी को हम शांत ही नहीं करेंगे, हम उसकी समस्या को बताएंगे ही नहीं, तो फिर हम टीचर किस बात के हैं? टीचर का मतलब है कि उसके जीवन के, और हम ऐसे टीचर नहीं केवल फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। अच्छा। हम तो ऐसे टीचर हैं कि तुम्हारे अपने पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी बताओ। अच्छा। तो मेरे जीवन में कोई भी मुश्किल है वो बताओ। तो आपका मतलब काफ़ी अच्छा रैपो है स्टूडेंट्स के साथ? मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। आपको मैं बताऊँ कि बच्चे हमारे क्लास के अपने पेरेंट्स से झिझकते होंगे। अच्छा। मेरे से नहीं झिझकते। मेरे पास अपनी सारी समस्याओं को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ की भी प्रॉब्लम बताते हैं। सर ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूँ? मैं उसमें भी सर आप देता ये यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे 10th क्लास के भी बच्चे आते हैं, तो क्या आप उन लोगों को काउंसलिंग भी देते हैं कि आपको आगे चल के कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए? काउंसलिंग देखिए, काउंसलिंग क्या है ना, बहुत ज़रूरी है जी। हमारा ये मानना है कि जब बच्चा आए तो पेरेंट का भी काम है। पेरेंट नहीं करते तो टीचर काम है। उसको हर चीज़ को बताना चाहिए कि देखो हमारा दुनिया में इतने काम होते हैं जी। इस काम से ये होता है, इस काम से ये होता है। जैसे इंजीनियरिंग में ये सारा चीज़ होता है, मेडिकल साइंस का ये स्कोप होता है, हम सारा कुछ बताते हैं। अच्छा। कि ये इसका स्कोप है। और फिर इसके बाद उस बच्चे को जानना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस में है। राइट पर्सन राइट प्लेस पे होगा तभी देश का विकास होगा। अगर हम राउंड होल में स्क्वायर पेग डालेंगे तो फिट नहीं होगा। तो इसलिए वो उसी टाइप का होगा बच्चा। हर बच्चे का ब्रेन अपना अलग होता है, हमारा अपना इंटरेस्ट अलग होता है, और उस इंटरेस्ट को हमें जानना चाहिए और फिर उस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। काम तो पेरेंट का भी है, बच्चों का भी है। अब हमारा जो कोचिंग है पांडे क्लासेज, स्पेशली किसके लिए है? साइंस के लिए है। तो जब बच्चा यहाँ पे आता है तो कभी कभी मेरे को लगता है कि ये गलत जगह आ गया है। अच्छा, तो फिर आप उससे समझाने की कोशिश लगता है तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई देखो तुम तो साइंस तो ले ही लिया एडमिशन, अब तो 11th में ले लिया साइंस, अब तो साइंस पढ़ ही लिया है। लेकिन अब तुम इसी में अपना दुनिया को छोड़ो और तुम इसी डायरेक्शन में अपने को ले आओ। क्योंकि अगर मेरे मन में कई चीज़ें आती रहेंगी तो हम कोई चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तब हमें ये सोचना पड़ता है कि अब दुनिया की सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है। मेरे मन को आएगा कि अब कुछ भी नहीं है, और फिर अब मेरे को ये चाहिए। और अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को यही घड़ी चाहिए तो मैं लूँगा। अगर ये घड़ी नहीं मिला तो मैं दुनिया की कोई चीज़ नहीं लूँगा, तो ये घड़ी मेरी ही है जी। फिर उस बच्चे को ऐसे बताना पड़ता है जब तेरे को यही करना है, अब दुनिया की चीज़ छोड़ो, तो फिर उसका मन तो वही है, हम फिर उस पर कंसंट्रेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि अगर हमें साइंस अच्छा लगता है तो हमें आर्ट अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। हम साइंस पे अपने को हटा के आर्ट पे सोचने लगे तो वो भी मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा अगर इंटरेस्ट फोकस की बात है। हम किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं।
कोई आदमी कभी कुछ अच्छा करता है, फिर वही आदमी कभी किसी डायरेक्शन में ख़राब करता है। जैसे वाल्मीकि का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो कभी कुछ थे और कभी कुछ हो गए। तो जो बिल्कुल आर्ट डायरेक्शन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला केस हो गया। लेकिन जब हम अपने मन को जिधर लगा देंगे वो मेरे को मिलना ही मिलना है। यही तो सत्य है कि हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होगा या नहीं होगा, लेकिन हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगा। तो बच्चों का ये काउंसलिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम काउंसलिंग नहीं करेंगे तो उसका मन नहीं लगेगा, उसका मन नहीं लगेगा तो पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ेगा नहीं तो टीचर अपने आप फेलियर हो जाएगा। तो टीचर का सक्सेस होना बच्चों के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। अच्छा। कि हमारे बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, तभी वो मेरी बात सीख के लोगों को बता पाएगा। तो लोग समझेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पांडे क्लास एंड अदर इंस्टीट्यूट, तो उनको क्लियर होगा। अब सर अगर एकदम फिजिक्स के टॉपिक पे आया जाए तो आप हमें ये बताइए कि बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज इक्वेशन क्या अलग अलग है कि एक ही है? हाँ, मैं वो बोला ना कि देखिए प्रिंसिपल में क्या होता है जी। कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं होता। हाँ। देखिए हमारा फिजिक्स में दो मॉडल, हाँ। दो चीज़ें हैं, एक होता है थ्योरेटिकल मॉडल, हाँ। एक होता है मैथमेटिकल मॉडल। थ्योरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स माने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स अलग अलग चीज़ें हैं। अब थ्योरेटिकल फिजिक्स क्या है? बर्नौली थ्योरम है। बर्नौली के दिमाग में जैसे आया, क्या आया, उन्होंने सोचा कि जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हम लिक्विड ले जाएंगे और दोनों में प्रेशर का अंतर है, तो फिर हमें एक पंप लगाएंगे तो बिजली का बिल आएगा और वो पैसे बर्बाद होंगे। अब अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी है खुद जाने की, तो उसे बीच में मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने क्या कि एक दिमाग में उनको आया कि सारी एनर्जी तो कंजर्व है। हाँ। अब कोई एनर्जी किसी में बदल जा रही होगी। अब अगर वो एनर्जी को हम बदल कर काम कर लें तो नई एनर्जी उसको सपोर्ट देने की क्या ज़रूरत है? हाँ। तो उन्होंने इसे थ्योरम बनाया। ये थ्योरम हुआ कि ये प्रेशर एनर्जी है, वर्क करेगा, प्रेशर से वर्क होगा और उस वर्क से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों आएगी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी का सम हर जगह कांस्टेंट है। इसलिए ये चीज़ बदल जाएगा तो ये घटेगा, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा तो घट जाएगा। उन्होंने इसको क्या बनाई? थ्योरम बनाई। हाँ। कि ये थ्योरम है। अब उसको हमें इम्प्लीमेंट करनी है कि इतनी ऊंचाई पे जाएगा तो कितना होगा, इतनी ऊंचाई पे जाएगा तो कितना पानी जाएगा, इतना नीचे आ जाएगा तो हम कितना स्पीड पाएंगे, या हम कितना पानी का फ्लो जाएगा। अब वो मेरे को कैलकुलेशन का सब्जेक्ट आ गया कि मेरे को 10 मीटर क्यूब पानी चाहिए कि 20 मीटर क्यूब चाहिए। उसके लिए हम पाइप को वहाँ फिट करें कि नीचे फिट करें, ये क्या हो गया? मैथमेटिकल हो गया। अब इसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए कि अगर इतना प्रेशर है तो ये होगा, इतना हाइट है तो ये होगा। तो मैंने इक्वेशन बना दी। अब वो इक्वेशन बना दी। अब इक्वेशन बनाने के बाद मैंने जस्टिफाई कर ली कि हाँ सब सही आ रहा है। तो वो थ्योरम और इक्वेशन दोनों मिलकर एक बन गया कॉन्सेप्ट। अच्छा। और वो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब बोला जाए कि ये जीवन का एक कॉन्सेप्ट है कि होगा तो ऐसा आना ही है, कि होगा तो ऐसा आना ही होगा। और उसको हमने वेरीफाई कर ली तो हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। अच्छा। तब ये लॉ बन गया। तो ये अब ये क्या बन गया है जो साथ में होगा। हाँ, अब ये क्या बन गया? थ्योरम, मैथमेटिकल मॉडल, ये सब मिला के वेरिफिकेशन क्या बन गया? लॉ बन गया। हाँ, तो थ्योरम और लॉ में डिफरेंस आ गया। तो वो लॉ बन गया तो वो तो बात खत्म हो गई है। हाँ, उसके आगे कुछ नहीं। अब लॉ माने लॉ हो गया जी। अब सर हमें ये बताइए कि जियोफिजिक्स क्या होता है और इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण है क्या आपके पास? जियोफिजिक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। जियोफिजिक्स तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरे फिजिक्स का तो सारी ब्रांच इम्पोर्टेंट है। आप किधर भी देख रहे हो, किधर भी देख रहे हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, कभी भी कुछ भी सोच लीजिए, फिजिक्स वहाँ है। आपका दिमाग क्यों चल रहा है? फिजिक्स। आपके मन में आया ना कि जियोफिजिक्स क्या है? जी। हम रात में स्वप्न देखा ना, स्वप्न में क्यों देखा? स्वप्न में क्या मैं उठ के गया? नहीं गया। लेकिन मेरे को स्वप्न आया क्यों? मेरे को डर क्यों आया? मेरे को खुशी क्यों आई? मैं स्वप्न में क्या क्या चीज़ मेरे दिमाग से गया था जो मैं स्वप्न देखा है? कहाँ गया था? वो कौन सी चीज़ थी? कभी कोई समस्या आती है, कोई सलूशन नहीं मिलता, अपने आप ही उसका सलूशन मिल जाता है। अगर क्या हुआ था उसमें, कुछ तो हुआ होगा। वो भी फिजिक्स है। ब्रेन वेव है, ब्रेन वेव चल रहा है। तो सराउंड में हर जगह फिजिक्स है।
और सारा फिजिक्स हमारा इक्वली है, हर को हम अच्छा ही मानते हैं जी। लेकिन जैसे आपने जियो फिजिक्स कहा तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि हमारा अर्थ का मोशन है, बड़ा स्लो मोशन है, उसमें इन्फ्लेशन होता रहता है, कंप्रेशन होता रहता है, अर्थक्वेक आता रहता है, बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारा अर्थ के अंदर, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जी। कहीं पे गैसेस हैं, कहीं हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो वो हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कौन सी घटना आने वाली है। सेस्मोग्राफ हमने बनाए सेस्मिक वेव को जानने के लिए कि अर्थक्वेक का है क्या? हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं हमारा, कभी सरफेस के बीच में गैप बढ़ रहा, कभी प्लेट गिरने वाला, कभी नहीं आने वाला है, कहाँ गैसेस हैं, कहाँ लिक्विड है, ये हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए मैंने एक जियो फिजिक्स बना दी, ये एक अलग ब्रांच एक अलग ब्रांच बना दी कि भाई अब आप लोगों को यही पता करना है, अर्थ के बारे में पता करना है, अर्थ के क्रस्ट के बारे में पता करना है, उसके अंदर क्या हो रहा है उसको बाहर से हम सैंपल लेके समझ सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी में ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे गैसेस अंदर से आ रहे हैं तभी ये चीज़ आ रहा है जी। इसका मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है। अगर डेंसिटी बढ़ रही है इसका मतलब हार्डनेस है, तो यहाँ पे कुछ अगल बगल में प्रेशर डाउन आ रहा है या यहाँ पे प्रेशर डाउन आ रहा है, वहाँ से इधर शिफ्टिंग हो रही है, तो उससे भी पता चलता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। हाँ। ये मटेरियल यहाँ पे डैमेज होने वाला है, यहाँ ऊसर आने वाला है, यहाँ पे खराब होने वाला है, और ऐसे आप प्रेडिक्ट करके बच सकते हैं। हाँ, और या यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ये मैग्नेटिज्म है यहाँ पे। हाँ। ये सारी चीज़ हम लोग ऐसे ही क्रस्ट को देख देख के समझ के सैंपल लेके जान जाते हैं, ताकि अर्थ के अंदर हम कैसे लाएंगे। हम इसके बाद तो कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ ये है। अच्छा। और तब हम वहाँ पे कहाँ पे होगा, कितनी दूर होगा, तब फिर हम उस पर वेव्स डालते हैं, तमाम तरह के वेव है कि वो जाएगा और इसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो क्या चेंज हुआ, उसका वेवलेंथ घट गया कि बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी घट गई कि बढ़ गई, और कितना घट गई कितना बढ़ गई, तो फिर उसमें क्या चीज़ है हम यहाँ बैठे बैठे जान जाएंगे कि अंदर वहाँ डीजल ही है, हम बता देंगे डीजल ही है भाई, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी आई, इसकी मॉलिक्यूलर वेट इतना होना चाहिए, उतना डीजल का ही होता है, मतलब हाँ डीजल ही है। हम बता देंगे कि यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है इसलिए इतना चीज़ आया बदला के, और जाओ देख लो है। ये फिजिक्स ने कर दी, इसलिए हमारा पैसा बच गया। हम कहाँ कहाँ खुदाई करते, कहाँ कहाँ चीज़ों को ढूंढते, अब हम जान जाते हैं। तो सारा एकदम एक कंसंट्रेट है कि एक पॉइंट पे जाके आप चेक कर लो, वो चीज़ रहता है। तो फिजिक्स ये जियो फिजिक्स हो गई। अच्छा। इसका बड़ा यूज़ है इस समय, तो बहुत ही यूज़ है। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि छात्र जो यहाँ पे जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए आते हैं, हमें ये बताइए कि उनको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मतलब उनकी नोट्स की तैयारी कैसी होती है, क्या वो यहीं के नोट्स से पढ़ते हैं या उनको किसी स्पेशल तरीके के नोट्स बनाने चाहिए अपने आप से? देखिए, बच्चों का नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। नॉर्मली बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, बच्चों को पता भी चल जाएगा क्या होना चाहिए। होना ये चाहिए कि पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे टीचर की होती है। जैसे हम पढ़ाते हैं, या सभी टीचर ऐसे ही करते होंगे, तो हम ये सोचते हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम देता तो हमें कितना चीज़ें दिमाग में आनी है, तो उसको मैं कोई चीज़ को सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ चैप्टर है तो पहले ये तरीका हुआ कि भाई देखो तुम्हारा एक चैप्टर है। अब ये चैप्टर का कोई पर्पज़ होगा, वो पर्पज़ लिखो क्या है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलेंगे, कंटेंट्स क्या है, ये है। इसके बाद फिर इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, पर्पज़ हो गया कि हम इसे जानना चाहते हैं, और उसमें कंटेंट्स में क्या हुआ कि हम किस किस तरह से इसको सीखना चाहेंगे। अब इसके बाद इसके हमें पॉजिटिविटी क्या है कि हमारे इसके फ़ायदे क्या हैं, डेली लाइफ में क्या फ़ायदे हैं। अब चलो देखते हैं कि देखो इस चीज़ को इससे बनाया है, एप्लीकेशन पे आ गए, ये बना ये बना ये बना ये बना, इसमें ये सारी चीज़ें लगा। इसके बाद फिर इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं, पोल्यूशन ख़राब हो, पर्यावरण में एक प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए इसका नुकसान क्या है, फिर ये बताना चाहिए कि कहाँ पे फेल हो रहा है। एप्लीकेशन में ये चीज़ें तो होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। अब ये देखो फेल हो रहा है, अब ये फेल होने का कारण ढूंढा जाए कि क्यों फेल हो गया। तो इस तरह से उसमें क्या है ना कि एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों टीचर का काम है कि आप एनालिसिस कर लो, क्रिटिकल थिंकिंग ले लो,
कि कहाँ कहाँ डैमेजेस हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ बच्चा जल्दी नहीं पहुँच पाएगा। और तब बच्चे में क्या आती है ना कि वो उसके मन में आता है, क्यूरियोसिटी आती है कि हम इसे जानें, फिर वो अपना नोट बनाएगा। अब हमारा नोट तो हो गया, अब इसके बाद वो अपना नोट्स बनाएगा। मैं बोलूँगा कि भाई तू बगल में थोड़ा जगह छोड़ दो, अब तुम्हें क्या समझ आया, अब तुम उसको लिखो, अब उसको क्या समझ में आया वो लिखो। इसके बाद फिर हम ये बताते हैं कि देखो इस चीज़ को चलते चलते यहाँ तक आया, और ये देखो नीट इस साल का क्वेश्चन है ये। अच्छा। जेई मेंस अब ऐसे बताते हैं, हम ऐसे पढ़ाते ही रहते हैं कि देखो ये चीज़ होता जा रहा है, ऐसे कहानी जैसे सुनते जाते रहते हैं। हाँ। तब तक मैं बोलता हूँ जेई 2009, जेई 2021, अच्छा। IIT एडवांस तो अपने आप को connect कर गए 2019। कि वहाँ अब वो पे। तुरंत वो चलते चलते क्वेश्चन पे चला गया। हाँ। चलते चलते नीट ये वाला सवाल, नीट ये वाला सवाल, बच्चों को लगता है अच्छा यही सवाल आते हैं सब। कुछ नहीं, क्वेश्चन क्या है, टीचर क्या जानना चाहता है, ये टीचर ये जानना चाहता है। पेपर अगर हम ही बनाए, हम यही जानना चाहेंगे कि बच्चे ने इसको पढ़ा तो क्या उसने किताब तक ही सीमित रखा या उसके दिमाग में चीज़ें आईं। अगर उसके दिमाग में चीज़ें आईं तो 100% वो पूरे नंबर लाएगा। हमारा कंपटीशन यही है, टीचर को भी हम यही कहते हैं, अपना भी, अपने यहाँ भी, कि भाई आप लोग उसका एप्लीकेशन सिखाओ जी। कि इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि आप देश को बनाने के लिए आपको चुना जा रहा है, देश का विकास कराना आपके थ्रू। आपका दिमाग का स्टैंडर्ड क्या है जो आपने पढ़ा, क्या उसको अप्लाई कर पाते हो। अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते तो आप में और लेमैन में क्या अंतर है। हाँ। वो भी जानता है, हम भी जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते। सर क्या कुछ खास किताबें हैं जो बच्चों को पढ़नी भी चाहिए, आप जिन्हें सजेस्ट करते हो? देखिए अभी क्या है ना कि इस समय देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम क्या है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहिए। हाँ। लेकिन बच्चों के पास टाइम थोड़ा कम भी होता है। तो ये तो टीचर की क्वालिटी है कि वो कैसे उस चीज़ को गागर में सागर डालेगा। ये तो टीचर काम है, ये तो हमारा काम है। हाँ। कि जो उसे 20 घंटे में नहीं समझ आएगा, हम उसे 2 मिनट में कैसे समझाएंगे, समझा सकते हैं? ये मेरा काम है। लेकिन उस बच्चे को ये कहा जाता है कि तुम बहुत सारी किताब मत लो। अच्छा। बहुत ज़्यादा किताब लेने से पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। सही किताब लेना है। हाँ। और सही किताब कौन है? जो हमारा काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या इंजीनियरिंग जो हमारा MHRD है, उसने जिस चीज़ को सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया कि आप NCERT के अलावा कोई चीज़ ना पढ़ें। अच्छा। मतलब ना पढ़ें, नहीं पढ़ना है। अच्छा। कोई किताब नहीं पढ़नी है, NCERT को फोकस करो, केवल ही NCERT। बहुत आसान है, NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, इसके अलावा कोई किताब ही नहीं पढ़नी है। इसके बाद अगर किताब पढ़ता है तो फिर वो ज़बरदस्ती अपना टाइम ख़राब करेगा और जो मेन टारगेट है हट जाएगा। कोई किताब नहीं पढ़नी, NCERT पढ़ें। और टीचर का भी काम है कि NCERT के एप्लीकेशन को सिखाएं, उसी के प्रॉब्लम को लें और उसी से रिलेटेड नए क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल देगा। अच्छा। क्वेश्चन तो बदल देगा, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा। ला तो वही रहेगा, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल तो वही रहेगा, पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वो नहीं रहेगा, बदल देगा। अब वो टीचर का काम है कि देखो तुम इस चीज़ को ऐसे ऐसे जगह लगा सकते हो, तो बच्चा लगा लेगा। तो सर क्या जेई और नीट के जितने भी एग्जाम्स है उसमें क्या सिर्फ इंटर तक के ही सवाल आते हैं या कहीं बाहर से भी नहीं, कोई बाहर कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं आता। अच्छा। पहले बहुत पहले आता था पहले बहुत पहले बाहर से आता था। पहले तो आप समझ लीजिए कि जब पहले पेपर होता था तो पता चलता था कि वो 12th वाले बच्चे का है कि वो बीटेक वाले का है। इतना बड़ा अंतर था। हाँ। ये गलत था, बच्चों के ऊपर लोड था। 4-4 साल लग जाता था तैयारी करने में, 5-5 साल। कभी सुनने में आता था बड़ा रेयर कि वो 12th के बाद हो गया, लेकिन इसके बाद फिर हमारा लोगों ने जब ऊपर गया तो उस चीज़ को सोचा कि बच्चों का जो लेवल है उतना ही पूछा जाए। हाँ। उनसे रिसर्च क्यों करा जा रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है। हाँ, 12th के बच्चे से रिसर्च क्यों करा रहे हो, देश को कहाँ ले जा रहे हो। अगर उसका 10 साल तो ख़त्म हो गया इसी में, तो आगे वो क्या करेगा। मैक्सिमम एनर्जी तो ख़त्म हो गई। तो फिर हमने अपने सिलेबस को ठीक किया कि जो 12th में पढ़ते हैं वही आना चाहिए। अब आप 12th में अच्छा पढ़ा है, थोड़ा सा थिंक किया है, तो आप एलिजिबल हो, जाइए मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज। तो पहले अच्छा, था। कई कोचिंग्स में तो ये भी देखा जाता है कि कोचिंग्स अपनी तरफ से बुक्स को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करती हैं और कहते हैं कि NCERT में कुछ नहीं रखा है। नहीं, वो गलत है। देखिए हाँ। वो अब इसका क्या है, हाँ। वो हम क्या बताएं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहेगी वो सच है, डायरेक्टर जो बोलेगा वो सच है, कोचिंग का टीचर क्या बोलेगा उसका अपना पर्सनल इशू हो सकता है, पर सत्यता ये है कि NCERT से हटना नहीं है। हाँ। हटना ही नहीं है। आपको चेक करना होता क्या है ना, टीचर कभी कभी बोलते हैं कि भाई तू
बच्चा बोलता है कि सर मेरे को और सवाल लगाना है, बच्चा बोलता है जब कि सर मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिया और हम क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम कहाँ से करें। तब फिर बोला जाता है उससे रिलेटेड किताबें, अच्छा, तब बोला जाता है कि तुम और अच्छा करना चाहते हो, तुम्हें ओलंपियाड देना है, पूछा जाता है ओलंपियाड देना है, बोले हाँ सर मैं ओलंपियाड देना चाहता हूँ। तो फिर ओलंपियाड फिर क्या हो गया, एंडलेस, ओलंपियाड का मतलब एंडलेस। फिर आप कुछ भी फिर आपको बड़ी किताब तो पढ़नी है, फिर आपको बड़ी चीज़ करने हैं, तब उसके लिए अलग से किताब दी जाती है कि तुम इसको भी फोकस करो। पर जैसा कि जेई और नीट के लिए तो अदर दैन एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं अलाउ है। सर आपको कैसा लगता है जब आपका पढ़ाया हुआ कोई छात्र सफल होता है, क्या इसके लिए आप कोई मतलब विशेष तैयारी करते हैं अपनी तरफ से? अपनी तरफ से हमारी तो यही तैयारी होती है जी कि हम जो भी वर्ड बोलें और जो भी हम पढ़ाएं जी वो वर्ड टू वर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। क्योंकि अगर कोई पेपर टीचर बनाता है, वो भी टीचर जो पेपर बनाया वो भी टीचर है, एक टीचर मैं भी हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। और मैं इतना जानता हूँ कि जो पेपर टीचर बनाएंगे उनके पास और भी काम होंगे, पर मेरे पास कोई काम ही नहीं है पढ़ाने के सिवा। इसलिए जो मैं पढ़ाऊँगा वो तो कभी हो ही नहीं सकता कि उनके पेपर बनाने के से कम हो, उनके पेपर बनाने से ज़्यादा ही रहता है। इसलिए आज तक मेरा ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती का, और बच्चे पढ़ते भी हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ 100% पेपर मैच करता है, 100%। और यही एक कोचिंग है जहाँ पे 180 में 180 नंबर नीट में पाते हैं बच्चे। यही एक कोचिंग है इस जगह, यही एक कोचिंग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिजिक्स में नंबर पाते हैं आईआईटी में। यही एक कोचिंग है जिसका बच्चा आईआईटी में अब तक के सबसे ज़्यादा नंबर पाने का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। यही एक कोचिंग है जहाँ पे 57 साल से पिछले सारे नंबरों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने नाम कर लिया। तो ये बच्चे बड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं और वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे मन में केवल एक ही चीज़ होता है, केवल इनको पढ़ाओ, क्योंकि ये पेरेंट खुश होते हैं 1-2 बच्चे से। मेरे तो इतने बच्चे हैं, वो सब मेरे बच्चे होते हैं। जब मैं क्लास में आता हूँ मैं लगता है कि मैं इसकी जगह एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मेरे को क्या आना चाहिए, इसको आना चाहिए। एकदम उसे में लग जाओ। ऑनेस्टी से अगर हम काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आना ही आना है। और फिर जब वो रिजल्ट आता है तो उतनी खुशी मिलती है जितना कि मेरे खुद के सक्सेस से नहीं मिला होगा मुझको, उससे ज़्यादा मिलती है। मेरे सक्सेस से मेरे को खुशी नहीं मिलेगा, लेकिन जब मेरा बच्चा सक्सेस होता है तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। जब कोई बच्चा रोड पे मेरे को रोकता है, खड़ा करता है और इसके बाद फिर आके रोक के पैर छूता है, बोलता है सर मैं आपसे 2003 बैच में पढ़ा हूँ और आज मैं डीएम आजमगढ़ हूँ, बड़ा खुशी मिलती है। आज इस हमारा यूपी में 18 जिलों में डीएम आज मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं। अरे वाह। और आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ के आधे से ज़्यादा डॉक्टर का स्टाफ पांडे क्लासेस का डॉक्टर है। अगर आज रेलवे का जीएम संदीप, वो मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। अरे वाह। आप हर फील्ड में कहीं न कहीं कोई न कोई सब परचम लहरा रहे हैं। अगर आप दिल्ली का कमिश्नर वेद प्रकाश मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, आज कमिश्नर हो गया है। सुशांत मित्तल 300 एकड़ ज़मीन हरियाणा में खरीद कर और मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहा है, जिसका कि 15 दिन बाहर आता, 2 दिन इंडिया में आता न्यूरो का सर्जरी करने, और वर्ल्ड का सबसे टॉप डॉक्टर मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट। ये सब एनर्जी देती है मेरे को, और उसी वजह से दिन भर पढ़ाता रहता हूँ। यही असली बात है। और बच्चों के साथ मैं लगा रहता हूँ, ये नहीं समझकर कि बच्चे यहाँ आए हैं, इस बात को समझकर कि हम देश के लिए अब हम क्या कर सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो बहुत योगदान है। हम देश के लिए कर क्या सकते हैं, तो हम देश को ये दे सकते हैं जो सबसे बहुत ज़रूरत है आप देश के ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ा रहे हैं। हम उसको ईंट पत्थर से देश का निर्माण नहीं हुआ, ब्रेन से, और ब्रेन हम डेवलप कर रहे हैं, हम उनको देश के लिए लगा रहे हैं। तो हर क्लास में हम ये भी सिखाते हैं ह्यूमैनिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, तुम्हारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारा एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हें कंट्री में अपने देश को बाकी देश से आगे कैसे ले जाना है। रिसर्च करो, ब्रेन बढ़ाओ, नकल मत करो, और लकीर के फ़कीर मत बनो। लकीर के फ़कीर नहीं बनना चाहिए बस। सर अभी जैसे कोविड का टाइम था तो हम लोगों ने ये देखा कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा फैली। हमें ये बताइए कि आप क्या मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं या ऑफलाइन क्लासेस अच्छी हैं फिजिक्स? देखिए, ये तो हमें लगता है कि सबको समझ में आना चाहिए जी कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं है। ये तो सबको समझ में आना चाहिए।
क्यों ऐसा मैंने बोला? देखिए, क्लास में बच्चे को कंटेंट ऑनलाइन में भी वही मिलेगा जी, ऑफलाइन में भी वही मिलेगा, कंटेंट तो वही मिलेगा जी, अगर जैसे मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ तो हमारे सामने लिमिटेशन होती है कि डेटा एग्जॉस्ट ज़्यादा ना हो, क्लासेस छोटी हों और उसमें हम चीज़ों को घटा देते हैं। ऑफलाइन में लिमिटेशन नहीं होती है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ऑफलाइन में अगर बच्चा मेरे सामने है तो हमारा बच्चे को देख के पढ़ाने का और ना देख के पढ़ाने में अंतर होगा, बॉडी लैंग्वेज का अंतर होगा। हमें तो कतई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ना कि हम हमको अकेले ही बोल रहे हैं, हाँ, और सुनने वाला कौन है? हम कोई एक्टर तो है नहीं। हाँ, जी। तो हम तो पढ़ाने वाले टीचर हैं, हमें तो बच्चा दिखना चाहिए। हाँ, और बच्चे को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कि वो टीचर उसका फिजिकली नहीं देख पा रहा है, सही बात। वो कंसंट्रेशन में नहीं है, वो डिसिप्लिन में नहीं है। और डिसिप्लिन में रहने से ही नॉलेज आती है, तभी इंसान कंसंट्रेशन समझ में पाता रहने से ही नॉलेज आती है। किताब पढ़ने से नॉलेज वॉलेज नहीं आता। आती है। वो डिसिप्लिन में रह के कंसंट्रेट होगा तब नॉलेज आएगा। और उसके लिए टीचर का सामने होना जरूरी है। एक तो मैंने ये बिहेवियरल बात बोली, जी, दूसरी बात अब साइंटिफिक बात बोलेंगे। हाँ, अगर हम सामने देख रहे हैं बोर्ड पे तो मेरे आंख पे कोई असर नहीं, मेरे ब्रेन पे कोई असर नहीं है। जो भी चीज़ है पॉजिटिव है, प्लस है, अच्छा हो रहा है। जी, आप अगर मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन की मैं बात करूँगा, अब साइंस की बात करूँ, अगर हम मोबाइल फ़ोन सामने रख के देखेंगे तो उससे जो वेव्स निकलती हैं, आंखों को डैमेज कर, वेव्स निकलती हैं, आँखों को डैमेज करेंगी। आँख का जो हमारा सिस्टम है, आँख का जो क्रिस्टलाइन है मटेरियल, उसको डिफेक्ट कर रही है। जी, तो जब आँख का क्रिस्टलाइन मटेरियल डिफेक्ट होगा तो उसमें आवर पावर का चश्मा भी नहीं काम करेगा, वो भी नहीं काम करेगा। कलर का ब्लाइंडनेस नहीं हुआ होगा तो कुछ दिन में हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वो टेक्नोलॉजी है तो हमारे लिए वो अमृत है। जी, हर पॉजिटिव में नेगेटिव छिपा है। जी, हम नेगेटिव कम होगा इसलिए हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, या ज्ञान नहीं होगा छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे खतरनाक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जो रेज निकलती हैं, हमारी जो न्यूरोकेमिकल्स होती हैं मेडिकल साइंस में, उसको ड्राई कर रही है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो हमारा ब्रेन की जो हमारी मेमोरी है डाउन आने लगेगी, मेमोरी घटने लगेगी, डिस्टर्बेंस होने लगेगा, जी, जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, और हम कुछ देश के लिए नहीं कर सकते हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देश के लिए तो करना छोड़ दीजिए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। अपना दिमाग नहीं सही से कर पाएगा, अपने शरीर को नहीं संभाल पाएगा। दिमाग ही नहीं काम करेगा, शरीर क्या काम करेगा? इसलिए ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। हम इसको कहेंगे कि यूज़ करो, कम से कम यूज़ करो, करो, आज ज़रूरत है करने का। लेकिन ये नहीं कि बच्चे को 8 घंटे लगा दिया मोबाइल पे पढ़ो, पढ़ेगा, पागल हो जाएगा, सही बात है। उसका आँख चला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल के बच्चे मेंटली विकलांग कर दिया, मेंटल विकलांग हो गया। आपको मैं बताऊं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन पढ़ा लिखा हूं, नॉलेज है, इसलिए उस बात को बोल रहा हूं कि 2-3 साल हमारा, ये 2-3 साल देश को 15-20 साल पीछे किया है। कहाँ से पीछे किया है? इकोनॉमी आ जाएगी, जी, ईंट पत्थर सड़क निर्माण हो जाएगा, लेकिन वो बच्चों का ब्रेन कहाँ से लाओगे? वो तो पीछे हो गया, वो सोचने समझने की स्किल ख़त्म हो गई है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस अगर बंद हो जाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाए, वो एक प्रॉब्लम थी, उसको उतना ही यूज करना था कि हमारा पढ़ाई भी ना रुके। हमने हेल्थ के अगेंस्ट जाके नॉलेज को तवज्जो दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि उस नॉलेज से हमारा जीवन ही डेथ में आ जाए। जी, तो अब अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो जीवन डेथ में आ जाएगा। तो नॉलेज लेके ही क्या करोगे जब जीवन ही नहीं रहेगा? सही बात। ये है बात। जी, बाकी ऑनलाइन क्लास हम पढ़ाते हैं, जी, बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन ऑनलाइन उसका कोई बहुत फायदा पढ़ते नहीं हैं, है। ऑनलाइन बहुत पढ़ते हैं बच्चे, बहुत जुड़े हैं, दूसरे स्टेट से जुड़े हैं, उड़ीसा से भी जुड़े हैं, भुवनेश्वर से भी जुड़े हैं, कोटा से भी जुड़े हैं, बनारस से भी जुड़े हैं, बाहर पटना से भी जुड़ा है। 2 बच्चा IIT में बड़ा अच्छा रैंक लाया था, हाँ। वो ऑनलाइन ही पढ़ रहा था। मैं लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं कैसे गलत बोलूँ? सच बात है। मेरे सामने तो ये भी व्यवस्था है ना, आपने पूछा तो मैं तो सही बोलूँगा। मैं कैसे, अभी तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट आई थी कि ये जो मोबाइल फ़ोन लगा के जो कान में यूज़ करते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। इसके बाद तब उसमें मेंशन किया गया कि योर हियरिंग लिमिट कैन बी डैमेज। जब साउंड बढ़ाते हैं ना, हाँ। इसके बाद भी लोग बढ़ा देते हैं। हाँ। हाँ, तो वो क्या है कि वो मेमोरी को कम करेगा। और ऑस्ट्रेलिया का एक रिसर्च है जिसके हिसाब से हमें साइंस को जानना है, और ये ज़रूर जानना है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ायदा है कि नुकसान है मेरे शरीर के साथ। वो तो मोबाइल बन जाएगा लेकिन शरीर कहाँ से बनेगा? सही बात है, जो एक बार डैमेज हो गया वो हाँ, हो गया। वो तो गया तो गया। जी, और इस वजह से आपने पूछा तो मैंने ऑनलाइन का आपने सही बोला, जो भी बोला। आप बाकी एक तो एजुकेटर हैं। बाकी तो ऑनलाइन चल ही रहा है जो भी है।
सभी लोग बोल सर रहे हैं। अब वापस फिजिक्स पे आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कॉस्मोलॉजी और डार्क इक्वेशन जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को आप कैसे व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं? देखिए कॉस्मोलॉजी क्या है ना कि जैसे हमारा ईंट, जैसे मकान बना है जी तो मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, जी तो सीमेंट बालू चाहिए। ऐसे ही कॉस्मोलॉजी में वो चीज़ें जो मैं केवल सोच सकता हूँ और यहाँ से बैठे बैठे समझ सकता हूँ कि इतने प्लैनेट्स हमारे हैं, इतने क्लस्टर्स हैं, इतने चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में, वो जुड़े कैसे हैं। तो वो आप ये कहिए कॉस्मो सीमेंट है, वो सीमेंट है। अच्छा, कॉस्मोलॉजी माने एक सीमेंट है, सीमेंट है। वो सारी चीज़ों को जोड़ा है। और जुड़ेगा कैसे? जब अट्रैक्शन होगा, जी और अट्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेविटी। इसका मतलब वो ग्रेविटी के थ्रू जुड़े हुए हैं और वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को दिख नहीं रहा कि वो सीमेंट है कौन सा, पर वो जुड़ा हुआ है। अर्थ और सन के बीच का गैप फिक्स है, वो घटता बढ़ता नहीं, जो भी है ऐसे ही चल रहा है। हर चीज़ इक्विलिब्रियम में है। अगर वो कौन कर रहा है, कोई तो होगा ना, और वो मेरे को दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा तो मैंने डार्क कर दिया, दिख नहीं रहा तो मैंने डार्क कर दिया। और उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट है, इसलिए मैंने मैटर कर दिया, इसलिए मैंने मैटर कर दिया। मैटर का काम क्या है? उसको स्लो करना। तो जो चीज़ें हैं मोशन उसको स्लो करेगा। अब अगर वो स्लो करेगा लेकिन वो स्लो हो नहीं रही है, यूनिवर्स एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स फैलता जा रहा है, देश में एनर्जी लेवल घटता जा रहा है। अगर एनर्जी जा कहाँ रही है और ये यूनिवर्स एक्सपैंड क्यों हो रहा है, वो भी मेरे को नहीं समझ आ रहा है, वो भी नहीं समझ आ रहा। तो उसको मैंने क्या कर दी? डार्क एनर्जी। तो डार्क वर्ड का मतलब है कि जो मेरे को दिख नहीं दिख रहा है, नहीं इनविजिबल है, वो डार्क है और उसके इवेंट हम अपना दिमाग से सोच रहे हैं। तो वो मैंने डार्क मैटर बोल दी, डार्क एनर्जी बोल दी और उसी को मैं बोला कॉस्मोलॉजी, एक फिजिक्स का ब्रांच बन गया। अब इसमें हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि गैलेक्सीज कैसे बन रही हैं। अभी जैसे देखिए अभी एक नया फिजिक्स आया, अब उसमें हम सन के बारे में आजकल आ रहा है कि सन कैसे बना है। चाइना ने एक्सपेरिमेंट क्या कर दिया, अब सब लोग सन के पीछे लग गया कि अब उसमें क्या हुआ कि अभी नोबेल प्राइज़ मिला, तो उसमें यही आया कि सन जनरेट, अभी हम सन के बारे में सोच रहे थे कि प्रोटॉन बीम आती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी वो उसने ये बोला कि भाई सन से तुम्हारा न्यूट्रिनो आता है, अब न्यूट्रिनो को जान जाओ तो सन जान जाओगे। तो अब उसके ऊपर अब न्यूट्रिनो, अब कॉस्मोलॉजी ब्रांच बस यही है कि हम नेचर, यूनिवर्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर की चीज़ें हैं जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम टेलीस्कोप का मदद ले रहे हैं, सैटेलाइट का मदद ले रहे हैं, उसको हम जानना चाहते हैं। तो उस ब्रांच को मैंने कॉस्मोलॉजी बोल दी और उसमें मेनली डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इसी पे काम होता है। सर अब अगर वापस जेईई और नीट पर आएँ तो हमें ये बताइए कि जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है उसके सवालों का मूल्यांकन कैसे होता है? क्या बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह वो इक्वल होता है या उसमें कम ज़्यादा कुछ होता है? नहीं, सभी इक्वल ही है, कुछ अंतर नहीं है। अच्छा, फिजिक्स में सभी क्वेश्चन इक्वल नंबर के हैं, इक्वल मार्क्स के हैं, और चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एज वेल एज मैथमेटिक्स, सब में उनको अपने नंबर को बढ़ाने होते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में थोड़ा सा हलचल लग रहता है कि कोई बहुत बड़ी घटना है, लेकिन फिजिक्स बहुत सामान्य घटना है। और हम ये कहते हैं कि हमें तो लगता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही डिफरेंट है हमें तो ऐसा लगता है। सर ऐसा इसलिए लगता है, मैं जस्ट आपको एक बात बताऊं, ऐसा इसलिए लगता है कि हम फिजिक्स में कहीं कुछ ढूंढते नहीं। अगर हमारा फैन चल रहा है तो मैं देख रहा हूँ रोटेशन मोशन हो रहा है, वो बना ही बना, दरवाज़ा चल रहा है, घूम रहा है, तो मैं समझ गया फोर्स लगा दिया, टार्क लगा दिया। फिजिक्स तो मेरे को दिखता रहता है, इसलिए बड़ा आसान है। केमिस्ट्री तो मेरे को दिखता ही नहीं है, बॉन्ड कहाँ बन रहा है पता नहीं कहाँ बन रहा है, डाइजेशन हो रहा है कैसे हो रहा है पता नहीं कहाँ हो रहा है, दिमाग चल रहा है कैसे चल रहा है उसके अंदर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे, तो ये मन का वहम है। हम बच्चों से यही कहेंगे, आपके इस बहुत ही अच्छा आपका सिस्टम है और बड़ा रिस्पेक्टेबल है और आप लोग इतना अच्छा एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, मैं तो बहुत तारीफ़ करूँगा कि ये होना चाहिए। ये तो एक बच्चों के लिए जन जागरण जैसा है और एक ये नया चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट है कि सही चीज़ें अगर हमें मिल जाए समय से और हम जान जाएं तो हमारे जीवन में सक्सेस आएगा और देश अपने आप तरक्की करेगा। बहुत लोगों को कुछ नहीं पता होता है। अब देखिए जैसे आपने बोला फिजिक्स, तो बच्चों के दिमाग में ये होता है कि फिजिक्स में का फोबिया है। अरे कुछ नहीं, इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं भाई, सबसे आसान है और नंबर खूब मिलता है, इसमें नंबर कटता ही नहीं है, कभी नंबर नहीं कटता। अगर वो तो सर अगर आपकी मैं एक एक्सपर्ट राय ले लूँ कि अगर किसी को फिजिक्स पढ़ना ही है तो उसे किस चीज़ का चयन सबसे ज़्यादा करना चाहिए?
देखिए सब्जेक्ट में कोई भी पढ़ना हो, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो अगर फिजिक्स में हमें फिजिक्स पढ़नी है तो हमारे दिमाग में थोड़ी रीजनिंग होनी चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा प्लस माइनस का ख्याल आना चाहिए हाँ। कि कहाँ ये गड़बड़ होगा, कहाँ सही होगा। बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ को सोचने में भी कि हम 10 चीज़ों को हटा के एक चीज़ कैसे बनाएं, ये दिमाग में आना चाहिए। और हरदम ये सोचना चाहिए कि ये हो रहा है नेचर में तो क्यों हो रहा है। मतलब नेचर में इंटरेस्ट ले लो, फिजिक्स आ गई, क्यूरियोसिटी होनी जरूरी है। बस और कुछ नहीं। अब इसमें लर्न नहीं करना है। हाँ। इसमें अगर अब बच्चे देखिए, बच्चे क्यों फिजिक्स से डरते हैं, वो याद करने वाले बच्चे होते हैं। हर चीज़ को याद कर लेंगे, हर चीज़ को याद कर लेंगे। अरे भाई तू कितने याद कर लेगा, तेरा दिमाग एक कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क तो है नहीं, ये तो दिमाग है, तो भूल जाएगा। उसको तो समझे रहेगा तो कभी नहीं भूलेगा। हाँ। तो फिजिक्स का मतलब समझना है। अगर आपको लर्न नहीं करना है और समझना, तो हमें लगता है सबसे अच्छा होता है। अभी देखिए उनको टीवी में एक पिक्चर दिखा दीजिए, एक लाइन उनको याद हो जाएगा, क्योंकि समझ गया स्टोरी। हाँ। अब जब स्टोरी समझ गया तो बताया अब इसके बाद यही होना है, अब इसके बाद यही होना है, जो कि बनाया किसी राइटर ने, लेकिन वो एक बार में समझ और लेकिन उसके आगे की घटना उसको समझ आ रही है क्योंकि उसका मन उसमें लग गया। बस फिजिक्स भी ऐसे ही हम सोचें तो मेरा मन लग जाएगा और हम अपने से ला थ्योरी बनाने लगेंगे। क्योंकि आइंस्टीन के अपने पहले वो थ्योरी नहीं पढ़ी थी, उसने खुद ही बर्नौली ने अपने पहले वो थ्योरी नहीं पढ़ी थी। आज हम एसी के नीचे हैं तो एसी बनाने वाला एसी नहीं बैठ के बनाया था एसी के अंदर। तो क्यूरियोसिटी अगर है तो आप फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं जी। और फिजिक्स अगर आपको आता है तो दुनिया में सब कुछ आप कर सकते हैं। सर जैसे आपने कहा कि ऊर्जा जो है वो आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो फिजिक्स का भी एक अंग है, और आज पूरी दुनिया में ऊर्जा की बहुत कमी है। तो ऐसे में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए फिजिक्स को क्या करने की ज़रूरत है? अब वैकल्पिक एनर्जी तो देखिए, बात तो सही है कि हम इस समय एनर्जी पे बहुत सोच रहे हैं और एनर्जी के कई फार्म हैं। और एनर्जी तो बहुत अच्छा न्यूक्लियर एनर्जी था, लेकिन हर रिसोर्सेज की एक अपनी लिमिटेशन है, वो घटता जा रहा है। पेट्रोल अच्छा था, वो भी घटता जा रहा है, डीजल भी घटता जा रहा है। तो फिर आज हमें ये सोचना है कि हमें उतनी कैलोरीफिक एनर्जी मिले या ना मिले, लेकिन एनर्जी मिले। सही बात। अब पहले जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से तो स्ट्रांग एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन अब है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे कि हम दूसरे चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। अब दूसरे चीज़ों में सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर हमें कहीं से मिलता है तो सन से मिलता है। तो आज हम सोलर सेल के बारे में सोच रहे हैं, उसकी इफ़िशियंसी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं, उसमें नए नए चीज़ों को लगा रहे हैं कि उसका इफ़िशियंसी बढ़े और हमें आउटपुट ज़्यादा मिले। और हम बायो एनर्जी के बारे में अब आजकल सोच रहे हैं, जैसे लकड़ी उकड़ी है, वेस्टेज हैं, कूड़े कचरे हैं, मेला लगता है, कैसे ऊर्जा मेला लगता है, बहुत कूड़ा कचरा होता है, उससे भी बिजली हम बनाएं। आज हमें इसकी ज़रूरत है कि देश की सफाई भी होगी और उस कूड़े कचरे से हम एनर्जी भी पाएँ। अब यही हम कर ही सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं। तो वो जितने वेस्टेज हैं, जितने भी चीज़ें ऑर्गेनिक्स इनऑर्गेनिक्स हमें मिलते हैं, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाए। विंड मिल है, विंड एनर्जी, बहुत तरह के सोर्सेस हैं, लेकिन आज हम बायो एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस हो, क्योंकि इजीली ये कन्वर्टेबल है और इससे फ़ायदे बहुत हैं और ये धरती के लिए ज़्यादा और हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। और दूसरा क्या है कि बाकी सब चीज़ों का देखिए एक लिमिट है ना, एक एनर्जी का एक सोर्स का लिमिट है, वो ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमें दूसरी तरफ जाना होगा। तो इसलिए अब ये सोचना कि एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसको ढूंढ भी रहे हैं। और अभी एक जस्ट बात और बता रहे हैं आपको, अभी एक प्रोजेक्ट है भुवनेश्वर में चल रहा है, IIT भुवनेश्वर की, जो समुद्र की एनर्जी है, इतने सारे साइक्लोन आते हैं, समुद्र की लहरें, असीमित एनर्जी तो समुद्र में है। लहरें कौन चलाता है? अभी 10 बाल्टी पानी ले जाना हो, हमें 2 बाल्टी पानी ले जाना मुश्किल है, और इतना पानी चल रहा है, इतना लहरें चल रही हैं, कितनी एनर्जी होगी? उसी एनर्जी को निकाल लीजिए, उसी एनर्जी को निकाल लीजिए। हम उसी एनर्जी को निकालेंगे अब, और कहाँ से पाएंगे? तो हमारा साइक्लोन नहीं आएगा। जब साइक्लोन नहीं है, पब्लिक सेफ, एनर्जी हमें मिल रही है, हम भी सेफ। तो आज हम दूसरे डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं और बड़ी आसानी से समस्याएं समाप्त हो रही हैं। और तो और सुपर कंडक्टर हम बना रहे हैं, हम अपने रजिस्टिव मटेरियल को ठीक कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं। पहले मैंने तो ये भी पढ़ा था कि आप प्लास्टिक से अब सड़कें बन रही हैं, काफी कुछ हो रहा है। हाँ, प्लास्टिक से सड़कें बनना ही चाहिए, बड़ा हार्ड होता है, वो तो जल्दी टूटेगा भी नहीं। हाँ, जो प्लास्टिक 100 साल भी गलता नहीं, उसकी सड़क कैसे टूटेगी? तो ये तो अच्छा है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं ये सब। अब सर फिजिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अब इसका तो कोई अंत ही नहीं है, बात ही करते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है लेकिन सही बात है। आप मुझे ये बताइए कि छात्रों के लिए, अब मुझे ये बता दीजिए कि फिजिक्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? छात्रों के लिए फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने का एक ही तरीका है कि हर चीज़ को डेली लाइफ से जोड़ दिया जाए।
हर चीज़ को बोला जाए कि भाई जैसे तू करता है ना ये चीज़, ऐसे यहाँ भी होता है। हाँ। उसको बड़ा अच्छा लगेगा और इतना अच्छा लगेगा कि सारे सब्जेक्ट को छोड़ के फिजिक्स में बैठा रहेगा। सही बात। और उसको मतलब हम ये कहेंगे कि उसको वर्ड नहीं समझना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि हम समस्याओं को सुलझाएंगे। हम समस्याओं में सुलझाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते जी। हम उसको सुलझाएं और उसको आसान तरह से जोड़ के देखें, क्योंकि नेचर का जो लॉ है वो फिजिक्स का ही लॉ है। जैसे एक सिंपल सी बात हम आपको बोले, हर चीज़ का मीनिंग निकालिए आप। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, ये बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? अक्सर आदमी बोलते हैं, एक सामान्य भाषा किसी बोलिए बी पॉजिटिव क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बी पॉजिटिव? पॉजिटिव का मतलब क्या है? तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? फिजिक्स का ही सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स का वर्ड है। पॉजिटिव का मतलब होता है एक्सेप्टेबिलिटी, जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी है, वो लोगों की बातों को एक्सेप्ट कर ले रहा है, सुन ले रहा है, वो पॉजिटिव है। उसी को बोला जाता है इसका नेचर पॉजिटिव नेचर है। भाई आपकी 10 बात सुनेगा। और एक होता है नेगेटिविटी माने रिजेक्टेबिलिटी, आप एक बोलोगे तो 100 बोलेगा। हाँ, वो नेगेटिविटी। तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है, ऐसे ही फिजिक्स के सारे चीज़ों को हम जगह जगह जोड़ते रहते हैं कि देखो ऐसा होता है ना, इसलिए ऐसा है। अब देखो पॉजिटिव माने एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो पॉजिटिव है। हाँ। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो देखो नेगेटिव है। तो मतलब, और ये हाँ, चीज़ें हैं तो मतलब छात्रों के लिए उन सारी चीज़ों को हमें मतलब दिनचर्या से जोड़ने की हाँ जरूरत है। बिल्कुल, आप दिनचर्या से कोई चीज़ को जोड़ दीजिए, वो बहुत आसान है। जी। अंत में सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मंदिर में त्रिशूल लगा रहता है, हाँ, ना? जी। मस्जिद में भी कुछ ऐसे ही बनता है, चांद और हाँ, ऊपर एक तारा, हाँ। उसमें भी 3 पॉइंट हैं। हाँ, त्रिशूल में भी 3 पॉइंट हैं। जी, क्रिश्चियन वाला जो लगता है उसमें भी 3 ही पॉइंट होता है, एक ऊपर 2 बगल बगल। जी। अब सोचने की बात है कि जैसे तीनों में 3-3 पॉइंट क्यों हैं? एक सिंपल सी बात है। अब उसमें फिजिक्स की बहुत बड़ी थ्योरी है। अब मैंने बोला कि त्रिशूल का मतलब क्या है? त्रिशूल नाम क्यों पड़ा है? त्रिशूल माने 3 संकट को समाप्त करे, 3 संकट, शूल माने संकट, 3 संकट। हाँ, ये 3 संकट से बचाने वाला होगा, तभी त्रिशूल नाम पड़ा। अब वो 3 संकट है क्या? जब बादल में फ्रिक्शनल चार्ज जनरेट होती है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जी, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया। जी, एक मैग्नेटिज्म आएगा, चार्ज मोशन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो ब्रेन पे डालेगा ब्रेन, तो मैग्नेटिक फील्ड से बचाया। बिजली गिरती है, आग लगता है तो हीट ऑफ रेडिएशन से बचाया। ये 3 चीज़ों को बचाने के लिए हम मंदिर में लगाते हैं त्रिशूल। अब त्रिशूल का ये कॉन्सेप्ट है, 3 संकट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और हीट ऑफ रेडिएशन से बचाता है। और त्रिशूल में शार्प पॉइंट है। शार्प पॉइंट का प्रॉपर्टी है कि उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत होती है। अभी कंप्यूटर के किनारे आप कोने में कभी उंगली से टच करिए, कोने में पीछे एनर्जी आती है ना, करंट। हाँ, करंट आता है। अगर कोई रेफ्रिजरेटर फ्रीजर घर में है, अगर कोना कहीं है, आप उसको टच करिए, आपको करंट जरूर लगेगा। हाँ। उसी को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज, कि जहाँ भी कार्नर बनेगा वहाँ से रेडिएशन होगा। इसीलिए थर्मामीटर में सिलेंड्रिकल बल्ब लगाया है ताकि कोना ना बने, नहीं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर चला जाएगा तो थर्मामीटर में कैसे आएगा। जी। तो ऐसी चीज़ों को सेट कर दीजिए आप, अच्छा। जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। जी। ये फिजिक्स का यही मेन कॉन्सेप्ट है। बड़ा इसलिए बड़ा अच्छा लगता है कि हर चीज़ को हम नेचर से जोड़ते रहते हैं। सारे लॉ नेचर को देखकर ही हम बनाए हैं। अगर सारे लॉ को हम नेचर को देख के बनाए हैं तो हमें कैपेबल होना चाहिए टीचर को कि वो नेचर के साथ वापस जोड़ दे, क्योंकि आर्किमिडीज जोड़ने नहीं आएंगे, वो हमें जोड़ना आना चाहिए, क्योंकि मैं उनका टीचर हूँ। हमारे पुराने जितने भी पूर्वज थे उन लोगों ने काफी सोच समझ के ये सारी चीजें और क्या। त्रिशूल नाम कब से पड़ा है? त्रिशूल का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ रहा है, अब आ रहा है। जी। और नाम कब से पड़ा है? जी। तो यही है। और फिजिक्स इसलिए बहुत आसान है, हम यही कहेंगे। बच्चे इंटरेस्ट लें, और आज दुनिया में अगर ज़रूरत है तो इसी सब्जेक्ट की ज़रूरत है। अंत में सर, यहाँ के बच्चों और बाहरी बच्चों को आप फिजिक्स पढ़ने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मेरा बस एक ही संदेश है कि अभी चूँकि वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, उनको अभी ये समझना है कि मेरे को एडमिशन लेना है, हमें रिसर्च नहीं करनी है। हम चीज़ों को बड़ा सिस्टम में, बड़ा छोटे में चीज़ समझ लें और एग्ज़ाम में हम उसे कर लें। हम डेप्थ में ना, किसी चीज़ को ज़्यादा डेप्थ में जाके वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, वो टाइम बचानी है। और टू द पॉइंट ही ज़्यादा हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में टू द पॉइंट ही आता है।
इसलिए अभी हमें तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है। आप आईआईटी में जाइए, करिए रिसर्च, किसने मना किया? एमबीबीएस कर लीजिए, इसके बाद जाइए एमएस में, करिए रिसर्च, किसने मना किया? पर आज कई बच्चे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डेप्थ में लेके चले जाते हैं, वो टाइम ख़राब हुआ और उसकी वजह से टाइम तो उतना ही है, दूसरे में टाइम नहीं दे पाते, तो उनका 2 चैप्टर ख़राब हो गया, वो ज़बरदस्ती हो गया और वो वाले में समय नहीं मिला। तो ये सब चीज़ों को बचना है और ये एनसीईआरटी की गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से चलिए और बस कुछ नहीं करना है। सबका सिलेक्शन होता है, सारा कॉलेज आपकी कंट्री में है, आप ही के लिए है और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर कोई चंद्रमा पे जा सकता है, मंगल यात्रा कर रहा है, तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये तो अपने ही देश में है। मन की इच्छा शक्ति बढ़ाएं कि मेरे को ये करना है, और इच्छा शक्ति का कोई विकल्प भी नहीं है। आप अपनी बॉडी की एनर्जी ना बढ़ा के मन की एनर्जी बढ़ाओ कि मेरे को ये करना है, और ये सोचिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, टाइम जो बीता वो नहीं आना है, और उसमें से कुछ न कुछ निकालते रहें, रोज़ अपने रिवीजन करते रहें, टॉपिक पे बार बार फोकस करते रहें, फार्मूले बार बार लिखते रहें। कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि ऊपर प्लस था कि नीचे प्लस था, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको कॉपी पे लिखना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि वो केवल देखते हैं, वो लिखते नहीं, और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो ऊपर प्लस था कि नीचे था। आप उसे लिखिए, आपको आता है तो भी लिखिए, रोज़ लिखिए, आप मास्टर बन जाएंगे। और एनसीईआरटी की किताब बायोलॉजी वाले बच्चों को बोलूँगा कि 100% पढ़ें, 10 बार पढ़ें, वो पूरे नंबर आएंगे, पूरे 360 में 360 आएंगे। केमिस्ट्री एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़िए, फिजिक्स के एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर डालिए, आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, आप टॉप कर जाओगे, रैंक 1 लाओगे। क्यों ज़बरदस्ती उधर टलते हैं आप? टू द लाइन पढ़िए, कम पढ़ना पड़ेगा, बेस्ट रिजल्ट। आपके पास अपना समय मिलेगा, अपना दिमाग का स्किल लेवल बढ़ाइए, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए टाइम को बचाना है जी। इसी के साथ डॉक्टर एस.सी. पांडे सर, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पे आए इसके लिए मैं बहुत खुशी, अपने आप को गौरवशील भी महसूस करता हूँ। मनोज जी हैं जो कि पूरा समाज के लिए लगे हैं और एजुकेशन में आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप फिर से आए कभी, हमारे बच्चों का जब सिलेक्शन हो तो आपको मैं आज ही बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर आइएगा, और आपके थ्रू अगर बच्चों के बारे में लोग जानें तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और ये कोचिंग हमेशा चाहेगा कि आप हमेशा आएँ, ऐसे डायनामिक लोगों की आज देश में बहुत ज़रूरत है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, बहुत खुशी हुई, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे पांडे क्लासेस से फिजिक्स के विशेषज्ञ डॉक्टर एस.सी. पांडे सर, जिन्होंने हमसे फिजिक्स के बारे में और काफ़ी अन्य चीज़ों के बारे में बेहतरीन बातचीत की। उन्होंने हमें व्यावहारिक उदाहरणों के द्वारा फिजिक्स समझने में बहुत मदद की और हमारे दर्शकों को ज़रूर बहुत सारी चीज़ें बताई। ऐसे ही अन्य दिग्गजों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।